वो बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं रहे हैं कि मैं अदानी जी और अंबानी जी से ज़्यादा अमीर हूँ। अगर हम लार्ज बैंक्स की बात करें तो वो चल रहा है, 1 महीने के अंदर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ओके, कंपनीज के शेयर्स देखेंगे आप, वो सारे डाउन जा रहे हैं। इतना ज़्यादा एक बूस्टर डोज दिया, वो इसीलिए लिया तो अगले 1 साल में अगर हम देखें, इसीलिए आरबीआई ने भी ये बोला है कि बैंक्स में नियर टर्म में, एनआईएम्स में, तो इसलिए डेटा पॉइंट्स जो है ना वो हमें ये बता रहे हैं। तो सर फ्राइडे को आरबीआई ने बड़े एक्शंस लिए, आज मार्केट थोड़ा ग्रीन में भी रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा? देखो, आरबीआई ने जो भी किया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी था। मैंने आपके साथ शेयर किया कि 30 इकोनॉमिस्ट का सर्वे किया गया कि कितना रेट कट होगा और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो, इकॉनमी जो होती है ना वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती है। अगर आपके पास डेटा है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा कदम आरबीआई उठाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहा। और बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखें, कल के दिन बहुत उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि एक तरफ इतने बड़े बड़े वो रेट कट्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने स्टैंड को चेंज कर दिया, एकमोडेटिव से उन्होंने न्यूट्रल कर दिया। ये बहुत बड़ा एक्चुअली चेंज है और इसने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन मचा के रखा हुआ है। ओके, तो अब आरबीआई बोल रहा है कि भाई हम न्यूट्रल हैं, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हम रेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इतना बड़ा आपने रेपो रेट और सीआरआर एक साथ कर दिया, और वो भी आपने अनाउंस किया। सीआरआर फॉर एग्जांपल वो भी अब ट्रांसेस में इम्प्लीमेंट होगा, तो आप चाहते तो उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे। तो इसलिए मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, इसके जो ट्रू बेनिफिशरीज हैं, जैसा कि मैंने शेयर किया कल के वीडियो में, वो एनबीएफसीज हैं। बड़े बैंक्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ दे आर नॉट एक्साइटेड, तो वहाँ पे थोड़ा हमें मतलब वो बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसी तो गिर भी रहा है, बट आईसीआईसी को छोड़ दें तो काफ़ी जो बड़े बैंक्स हैं ना वो थोड़ा रेंज बाउंड सिचुएशन में है। सर वैसे बैंक्स का रिएक्शन थोड़ा मिक्स बैग था, आईसीआई तो आज डाउन भी था, बड़े बैंक्स उतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी नहीं रहे हैं, इसका क्या रीज़न है सर? देखो, इस सब का जो इम्पैक्ट अगर आप देखें, बड़े बैंक्स में क्या होगा, उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड होगा। अगले 1-2 क्वार्टर में हम देखेंगे कि उनके निम्स थोड़े ख़राब होंगे। रीज़न क्या है कि आपने रेपो रेट कम कर दिया, अब इंटरेस्ट रेट उनके कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ठीक है, पहली चीज़ तो वो ये करेंगे कि अपने जो भी एफडी सेविंग्स है उसको तुरंत गिरा देंगे। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उनके जो लोन्स हैं उनके रेट्स भी गिरेंगे, तो उनके जो मार्जिन है, जो जितना वो इंटरेस्ट देते हैं और जितना लेते हैं, उसके डिफरेंस जो एनआईएम कहते हैं, उसमें उनको नुकसान होने वाला है। अगले 2 क्वार्टर तक वो होगा। अब सितंबर से पहले सीआरआर कट तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं, वो भी स्टेप्स में होगा। तो जब सीआरआर कट इम्प्लीमेंट होगा तब जाकर उनके मार्जिन में थोड़ी हमें उनके एनआईएम्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वो भी 0.07% तक। तो इसलिए बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। कुछ बैंक अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक तो कल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी भी वहाँ पे कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक्सिस बैंक वो है, वो थोड़ा, अगर हम लार्ज बैंक्स की बात करें तो वो चल रहा है। एसबीआई भी कुछ खास नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है। कोटक बैंक भी आज अप रहा, अगर 3-4 दिनों में देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो ओवरऑल बैंक्स तो दे आर नॉट एक्साइटेड, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि अगर उन्होंने कल रिएक्ट नहीं किया, आज रिएक्ट नहीं किया, तो बहुत कम चांसेस है कि वो आगे भी रिएक्ट करेंगे। सर ये जो रेयर अर्थ मिनरल की न्यूज़ आई है, ये ऑटो सेक्टर को कितना इम्पैक्ट करेगा?
और सर इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? पहले भी शेयर किया है, ये तो मतलब बहुत ही एक डेडलॉक टाइप सिचुएशन हो गई है। 1 महीने के अंदर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ओके, जितना भी हम ईवीज़ वगैरह बनाते हैं वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और पूरी इंडस्ट्री इसको लेकर चिंतित है। और आप जो ईवी के कंपनीज़ के शेयर्स देखेंगे आप, वो सारे डाउन जा रहे हैं। ओके, TVS हो, हीरो मोटो हो, बजाज हो, सब ने बोल दिया भाई 1 महीने के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। अब ये इसका कारण क्या है? कारण ये है कि भाई देखो, ये जिस चीज़ से बनता है, जो माइनिंग होती है, उसका 75% प्रोडक्शन जो है चाइना से होता है और 90% जो ये बनता है वो चाइना में बनता है वर्ल्ड के। तो अब इंडिया की पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंसी है। तो चाइना ने बोला है भाई हम इंडिया को नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया इसका इस्तेमाल डिफेंस में भी कर सकता है और फिर उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब इसका खोज निकालने की कोशिश हो रही है। एक जो अभी खबर चल रही है कि कोई साउथ में कंपनी है, आई थिंक मिडवेस्ट, वो ये बना रही है, लेकिन वो इमीडिएटली बनाएगी नहीं, उसको भी बनाने में 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन मुझे इस न्यूज़ पे इतना भरोसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि IPO बाउंड्स कंपनी है, इसका जल्दी IPO आने वाला है और हम जानते हैं मार्केट में किस तरीके से न्यूज़ र्यूमर्स को फैलाया जाता है उसके वैल्यूएशंस को जैकअप करने के लिए। तो इसलिए सिचुएशन देखो, ये काफ़ी ट्रिकी है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सलूशन इतनी जल्दी निकलने वाला है, अनटिल अनलेस कि हमारी सरकार सीधा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, कुछ गिव एंड टेक हो। और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये ईवी का शोर इतना पिछले 3-4 सालों से लोगों ने बना के रखा, इन्वेस्टर कम्युनिटी ने। हमने हमेशा यही स्टैंड लिया कि इंडिया में ईवी का कोई विशेष फ्यूचर नहीं है, ये कोई थीम इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं है और हमने कभी भी ईवी के किसी स्टॉक पर बेट नहीं किया। सर कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई है कि जापान की जीडीपी को इंडिया की जीडीपी ने बीट कर दिया है, तो क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है? देखो यार, ये सब जो खबरें हैं ना, मैं इन पे कोई ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। इंडिया जापान का क्या कंपैरिजन है? पहली बात तो ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि हमने उनको बीट किया है। दूसरी बात है, अगर हमने बीट कर भी लिया तो किस सिचुएशन में किया? उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी ग्रोइंग इकॉनमी है। और देखिए, कंपैरिजन सिर्फ इस तरीके से करना मीनिंगफुल नहीं है। आप अगर जीडीपी आपकी जापान से ज़्यादा बढ़ गई तो उसमें क्या बेनिफिट है? ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अदानी जी और अंबानी जी से ज़्यादा अमीर हूँ, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैं आपको डेटा के साथ बता सकता हूँ। अदानी जी के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, मेरे ऊपर तो कोई भी कर्जा नहीं है। मैं तो लोगों को कर्जे दे रहा हूँ और वो मुझे चुका भी नहीं रहे। मेरा NPA तो पल पल बढ़ रहा है और वो बैंक से कर्जा ले रहे हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं उनसे अमीर हुआ। बट डज इट मेक सेंस? आप बाकी पैरामीटर्स पर भी कंपैरिजन करेंगे ना कि देखो उनके इतने एसेट्स हैं, उनका इतना रियल एस्टेट है, उनके इतने बिजनेसेस हैं, आपके पास क्या है? उसी तरीके से तो हमें भी जापान के बाकी फैक्टर्स से कंपेयर करना है। पर कैपिटा इनकम क्या है, आप जीडीपी का कितना % हेल्थ पे खर्च करते हैं, कितना एजुकेशन पे करते हैं। हमारे देश में लोग, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे नेता लोग बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, जापान कितनों को दे रहा है। तो टोटलिटी में मेजर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पर कोई डिस्कशन होना चाहिए। ये इसका कोई इसकी वैल्यू नहीं है। इवन अगर हम जापान से ज़्यादा भी हमारी जीडीपी बढ़ गई है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा व्यू है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है,
क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर, आरबीआई पॉलिसी ने जो ग्रोथ एस्टिमेट दिए हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है? और सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगले 2 साल में आपको निफ्टी का फेयर वैल्यूएशन क्या लगता है? उनके ग्रोथ के एस्टिमेट्स तो देखो नॉर्मली हैं, उसमें तो कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं है। और ये सब जो उन्होंने किया, इतना ज़्यादा एक बूस्टर डोज दिया, वो इसीलिए लिया क्योंकि उनको ग्रोथ को लेकर चिंता थी। उन्होंने कहा भी कि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशनल ग्रोथ है, वो हम मीट नहीं कर पा रहे। ओके, तो ग्रोथ का तो कंसर्न है। अब देखिए, ये साल शुरू, फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया ऑलमोस्ट, हम अब जून में भी आ गए हैं, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर ख़त्म भी हमने कर दिया। तो अगले 1 साल में अगर हम देखें, कुछ भी ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला नहीं है। और आरबीआई की पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने भी अपना स्टैंस चेंज कर दिया है। तो कोई भी नहीं कह सकता कि आगे इसी तरीके से रेट कट्स होते रहेंगे। ओके, तो अगर हम देखें कि एस्टिमेट्स क्या हैं, निफ्टी के ईपीएस के एस्टिमेट्स क्या हैं, ओके, सो इस साल का एस्टिमेट है 1135 और अगले साल का एस्टिमेट है 1305। ओके, अब इसको अगर हम 20 पीई देते हैं, देखिए इस वक्त 22, 23, 24 पी पे हम चल रहे हैं। ये पी तभी मार्केट देता है जब मार्केट में ग्रोथ दिखती है। अब ग्रोथ का डाउन साइकिल शुरू हो गया है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, तो पी भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, तो अगर हम एवरेज 20 पी देखें तो निफ्टी का जो फेयर वैल्यूएशन इस ईपीएस पर आता है वो 22,700 आता है। ओके, और अगर आप अगले साल का भी देखें तो भी हम करीब 25,000 के आसपास हैं। ये फेयर वैल्यूएशन है। ओके, अब मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, वो 26 पी देता है, 30 पी देता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता। कल को कोई मैनिपुलेट करने के लिए आ जाए, 10-15 बड़े बड़े ऑपरेटर आके घुस के जैकअप करना शुरू करें तो 40 पी भी ले जाएंगे, कौन रोक लेगा उनको? ओके, तो हम एज एन इन्वेस्टर, एज एन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, हम फेयर वैल्यूएशन को देखते हैं। तो फेयर वैल्यूएशन ये है 22,700 इस साल का और करीब 25,000 अगले साल का। लगभग हम अभी, अगर हम नेक्स्ट ईयर के जो फेयर वैल्यूएशन से ऊपर हैं और उसके बाद वाले साल के लेवल के आसपास है, तो इसलिए फंडामेंटली देखेंगे आप, बहुत मेजर अपसाइड्स नहीं दिख रहे हैं। ओके सर, कुछ ऑडियंसेस के सवाल ले लेते हैं। एस कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज का रेट कट और बैंक्स के शेयर में रैली समझ से बाहर है, बैंकों को डिपॉजिट कम मिलेगा, इंटरेस्ट अर्निंग भी कम होगा, फिर भी ये रैली? हाँ, ऑब्जर्वेशन देखिए आपकी ठीक है। ओके, इंटरेस्ट रेट कम जा रहा है तो लोग अब एफडी कराने से कतराएंगे। ऑलरेडी कम हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, और कम हो गए, अब आगे अगर और कम होंगे तो लोग कम जाकर बैंकों में पैसा रखेंगे। ओके, साथ ही सूनर और लेटर उनको लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी कम करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको इनकम भी कम आएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बैंक हमेशा अपना स्प्रेड मेंटेन करता है, कितने में हम दे रहे हैं, कितने में हम
ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है। ओके, साथ ही ऐसा उम्मीद लोग लगाते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तो लोग एफडी तो कम करेंगे, सेविंग्स में कम रखेंगे, पर लोन भी ज़्यादा लेंगे। लेकिन यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है कि एफडी तो नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पर है, तो वो कहेंगे अब तो हम एफडी में और नहीं रखेंगे। साथ ही बैंक वाले उतने एग्रेसिवली लोन्स भी नहीं देंगे, तो क्या होगा कि भाई लोग चुकाएंगे नहीं, अगर इकॉनमी में प्रॉब्लम है, जॉब्स में प्रॉब्लम है तो चुकाएंगे नहीं। तो इसीलिए आरबीआई ने भी ये बोला है कि बैंक्स में नियर टर्म में एनआईएम्स में प्रॉब्लम आएंगी और जब सीआरआर इम्प्लीमेंट हो जाएगा कट, तब उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि वो भाई जो लॉस हुआ है उसे कवर कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिमार्केबल गेन्स होंगे, तो वो कवर कर लेंगे। तो इसलिए ये इनके ऑब्जर्वेशन सही है, ये पॉलिसी बड़े बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। सर आगे बढ़ते हैं। हिरण्य जी पूछ रहे हैं कि माई क्वेरी नो वन आंसर्ड, हम बहुत दुखी हैं इसके लिए। इफ़ द आरबीआई फ्रंट लोडेड दिस मैसिव मॉनिटरी स्टिम्युलस, व्हाई डिड नॉट इट रिवाइज द जीडीपी एस्टिमेट्स अपवर्ड्स? ओके, सो देखो इसमें क्या है कि पहली बात तो है कि आरबीआई के पास वो सारा डेटा है, तो उन्होंने वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। उन्होंने अपने कमेंट्री में कहा कि ग्रोथ रिमेन्ड बिलो एस्पिरेशनल लेवल्स ड्यू टू ग्लोबल सिचुएशन। तो उन्होंने इस बात को एंटिसिपेट किया कि अगर हम ये बूस्टर डोज नहीं देंगे तो भैया हमारे टारगेट्स भी हम नहीं मीट कर पाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है हम ऊपर ना जाएं, कम से कम जो हमारे फोरकास्ट है हम उसे तो मीट करें, इसी के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो ये बेसिकली अपने स्टेटस को बचाने के लिए किया गया है। ये इसलिए नहीं, इसका हम ये मायने नहीं लगाना चाहिए हमें कि ऐसा करने से आगे भाई हम 6.5% से बढ़ के 7.5% बढ़ जाएंगे, 7.2% बढ़ जाएंगे। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपके व्यूज़ क्या है? कोई देखो मेजर ट्रिगर्स नहीं है, ओके, चार्ट पे भी नहीं है, इंडिकेटर्स पे भी नहीं है, कुछ मेजर उठापटक देखो होने वाला नहीं है। ओके, अगर हम देखें पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी कितना ऊपर गया, प्रॉब्ली 400 पॉइंट्स, उसमें से भी बल्क ऑफ द रैली हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिली। तो 15 दिनों से मार्केट ऊपर नीचे एक ही लेवल पर नाच रहा है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कभी कभी 300 पॉइंट नीचे चला जाता है, मोटा मोटा अभी उसी रेंज पर है। ओके, तो इसलिए इसमें कोई बड़े टारगेट्स, बड़े लेवल्स देने का देखो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, लेवल्स की बात थोड़ी देर में करेंगे, उससे पहले आज के डेटा की बात कर लेते हैं। तो डेटा जो है ना आज का, ठीक है हम ऊपर क्लोज हुए, गैप भी बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा में दम नहीं है। क्यों नहीं है? पहला तो आप देखो कि सारे जो आपके विक्स हो या आईवीज हो वो बड़े हैं, घटना चाहिए क्योंकि मार्केट आज ऊपर गया, कल भी ऊपर था, मार्केट से सारे फेयर ख़त्म हो गए तो वो बढ़ा है। ओके, सेकेंडली अगर आप देखो तो करंट मंथ में अगर हम देखें कोई वहाँ पर फ्रेश ओआई एडिशंस नहीं हुई है, ओआई लॉस हुआ है, पोजीशंस कट हुई हैं। तो इतनी बुलिशनेस में पोजीशंस तो ऐड होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई। ओके, तो ये अनदर नेगेटिव फैक्टर है। और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो क्या है, वो ये है कि प्रीमियम्स में आज ड्रॉप देखने को मिला है। सारा दिन मार्केट ग्रीन में रहा, फिर भी प्रीमियम में ड्रॉप है, पुट कॉल रेशियो में भी ड्रॉप है। तो इसलिए डेटा पॉइंट्स जो है ना वो हमें ये बता रहे हैं कि आज की रैली में कुछ विशेष दम नहीं था। वो बात अलग है, ठीक है हम ऊपर के तरफ क्लोज हुए। अब अगर हम लेवल्स की बात करें, इस तरीके की सिचुएशन में लेवल्स की बात करना बेमानी है, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती कोई ना कोई लेवल ढूंढ के लाएं तो वो लेवल क्या होगा, 24150। इसके नीचे फ़िलहाल मार्केट्स हैं और इसके नीचे हम थोड़ा बहुत बेरिश 40-50 पॉइंट का गेम खेल सकते हैं।
बट इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें एग्जिट भी करना है। इस वक्त निफ्टी में डायरेक्शनल कॉल लेना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी की बात है, और हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी से बाहर स्टॉक्स की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी चार्ट्स में, इंडिकेटर्स में कोई बड़े उठा पटक के अभी भी हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे।